हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रीएम्प्टिव एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए जानते हैं कि क्या होती है। तो चूँकि क्राइटेरिया हमें दिया गया है बर्स्ट टाइम और मोड दी गई नॉन प्रीएम्प्टिव। बर्स्ट टाइम का आपको पता ही है, किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है उसे हम बर्स्ट टाइम कहते हैं। और मोड नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब यह हुआ कि हमारे सीपीयू के पास जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, जब तक वो पूरी तरह से टर्मिनेट ना हो जाए, चाहे वह लो लेवल की हो चाहे वह हाई लेवल की हो, जब तक पूरी तरह से टर्मिनेट ना हो जाए तो उसकी जगह कोई अन्य प्रोसेस नहीं ले सकती है। तो हमें प्रोसेस दी गई हैं, 4 प्रोसेस दी गई हैं, P1, P2, P3, P4। उनका अराइवल टाइम भी दिया गया है, आने का टाइम भी दिया गया है और उनका एग्जीक्यूशन का टाइम भी दिया गया है, बस टाइम भी दिया गया है। अब हम गैंट चार्ट बनाते हैं कि इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कौन प्रोसेस आई हुई है यह हमें क्लियर करना होगा। P1 एक नंबर पर आ चुकी है और P3 प्रोसेस भी एक नंबर पर आई है। तो हम किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें? तो अब हम देखेंगे बस टाइम जिसका कम होगा उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखते हैं P1 का बस टाइम 3 दिया गया है और P3 का जो बस टाइम है वो 2 दिया गया है। तो सबसे कम किसका है? P3 का है। तो हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि ये याद रखना कि गैंट चार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 टाइम से स्टार्ट होता है। तो जीरो पर कोई भी प्रोसेस यहाँ पर है नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यह हम खाली कर देते हैं। क्योंकि एक नंबर पर कौन प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी? P3। तो यह हम P3 एग्जीक्यूट करेंगे। और कितने टाइम तक हुई एग्जीक्यूट? 2 टाइम तक हुई है। तो 2 टाइम तक करेंगे हम, इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? तो हमारी P3 प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब तीसरे नंबर पर कौन प्रोसेस आई हुई है ये देखते हैं। तो क्योंकि P4 चौथे नंबर पर आई है और P1 और P2 प्रोसेस हैं जो तीसरे नंबर के नीचे हैं। तो किसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, P1 या P2 में से? तो सबसे पहले कौन आई है? P1 आई हुई है, लेकिन इसका बस टाइम 3 दिया गया है जो कि P2 के बस टाइम से कम है। तो हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे और पूरा जितना उसका टाइम दिया गया है उतने टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि इसका टाइम 3 दिया गया है तो हम 3 टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे। तो कितना होगा? 3 दूनी 6। तो हमारी P1 प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब कौन कौन बची? P2 और P4। तो दोनों में से कौन प्रोसेस पहले आई है? P2 पहले प्रोसेस आ चुकी है, इसका बस टाइम 4 है और P4 का भी बस टाइम 4 है। लेकिन जो प्रोसेस पहले आई होगी उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि P2 प्रोसेस पहले आई है तो P2 प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। और इसका बस टाइम कितना दिया गया? 4। तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, 6 4 10। तो हमारी ये P2 प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम करेंगे, अब लास्ट में कौन बची है? P4। तो हम P4 को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब कोई है ही नहीं है। तो कितना टाइम है इसका? बस टाइम कितना दिया गया? 4। तो 10 और 4 14। अब हम याद करेंगे कि कंप्लीट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। तो कंप्लीट टाइम कैसे ज्ञात करते हैं? तो किसी भी प्रोसेस का लास्ट का टाइम कंप्लीट टाइम होता है और शुरुआत का टाइम CPU फर्स्ट टाइम होता है। जैसे P3 का 1 CPU फर्स्ट टाइम कहलाएगा और 3 इसका क्या कहलाएगा? कंप्लीट टाइम कहलाएगा। क्लियर? इसी तरह P1 के लिए 3 इसका CPU फर्स्ट टाइम कहलाएगा और 6 कंप्लीट टाइम कहलाएगा। ठीक है? तो P1 प्रोसेस का जो कंप्लीट टाइम क्या कहलाएगा? P1 का 3 कंप्लीट टाइम, P1 का 6, क्योंकि लास्ट टाइम होता है तो 6। और P2 का कंप्लीट टाइम कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह P3 का कंप्लीट टाइम कितना हो जाएगा? 3। और P4 का कंप्लीट टाइम कितना हो जाएगा? P4 का 14। क्लियर? अब हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? कंप्लीट टाइम में से जब हम माइनस कर देते हैं अराइवल टाइम तो हमें टर्न अराउंड टाइम मिल जाता है। तो हम कंप्लीट टाइम हमें कितना दिया गया? 6 माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया है? 1, तो 5 निकल आएगा। ठीक है? इसी तरह P2 का निकालेंगे हम टर्न अराउंड टाइम।
तो कंप्लीट टाइम कितना दिया गया 10, कंप्लीट टाइम 10 दिया गया है, माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया 2, कितना हो जाएगा 8। इसी तरह हम P3 प्रोसेस का निकालेंगे। कंप्लीट टाइम कितना दिया गया है 3 और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया है 1, कितना बचा 2। P4 का निकालेंगे। कंप्लीट टाइम कितना है 14 और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया है 4, कितना हो जाएगा 10। क्लियर। अब निकालते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, जब हम टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर देते हैं बर्स्ट टाइम तो हमें वेटिंग टाइम मिल जाता है। तो टर्न अराउंड टाइम कितना निकल के आ गया हमारे P1 प्रोसेस का 5, माइनस कर देंगे हम बर्स्ट टाइम 3, कितना बचा 2। इसी तरह P2 प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना है 8 और माइनस बर्स्ट टाइम कितना है 4, कितना बचेगा 4। P3 प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया 2 और माइनस कर देंगे बर्स्ट टाइम कितना दिया गया 2, 0 हो जाएगा। इसी तरह P4 प्रोसेस के लिए बर्स्ट टाइम टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया 10, टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया 10 और बर्स्ट टाइम कितना दिया गया 4, तो -4 कर देंगे, कितना बचेगा 6। क्लियर। अब हम निकालते हैं रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम दिया गया नीचे कि CPU का फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। हमने बताया था आपको कि किसी प्रोसेस का शुरुआत का टाइम CPU फर्स्ट टाइम कहलाता है। तो P1 प्रोसेस के लिए CPU फर्स्ट टाइम क्या होगा 3, तो 3 माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम क्या दिया गया P1 प्रोसेस के लिए 1, कितना बचेगा 2। इसी तरह P2 प्रोसेस के लिए CPU फर्स्ट टाइम क्या होगा 6 और माइनस कर देंगे हम अराइवल टाइम कितना 2, कितना बचेगा 4। इसी तरह P3 प्रोसेस के लिए जो हमारा CPU फर्स्ट टाइम कहलाएगा वो कितना होगा 1, तो हम 1 लिखेंगे और माइनस अराइवल टाइम क्या दिया गया हमें P3 का 1, कितना हो जाएगा 0। इसी तरह P4 प्रोसेस के लिए CPU फर्स्ट टाइम क्या होगा 10, तो हम 10 लिखेंगे और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया P4 का 4, कितना आ जाएगा 6। तो ये याद रखना कि नॉन प्रिमिटिव SGF में वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम दोनों इक्वल होते हैं। देखो सब दोनों के बराबर आए हैं, 2 2 4 4 0 0 6 6। अब आपसे पूछा जाए कि इनका औसत निकालिए, या कंप्लीट टाइम का औसत निकालिए, या फिर टर्न अराउंड टाइम का औसत निकालिए, या फिर वेटिंग टाइम का औसत निकालिए, या फिर रेस्पॉन्स टाइम का औसत निकालिए। तो इसके लिए आपको जैसे हम टर्न अराउंड टाइम का निकालते हैं औसत, एवरेज, टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालते हैं तो सबको ऐड कर देंगे हम 5 + 8 + 2 + 10, और जितनी प्रोसेस दी गई हैं, जैसे हमारे पास 4 प्रोसेस दी गई हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टर्न अराउंड एवरेज मिल जाएगा। तो कितना होगा 25/4, कितना आ जाएगा 6.25 मिली सेकेंड। वही याद रखना ये हमेशा मिली सेकंड में होता है। जो भी वेटिंग टाइम या कोई भी टाइम निकलता है, रेस्पॉन्स टाइम, टर्न एंड टाइम, कोई भी टाइम निकालेंगे जब हम, वो हमेशा मिली सेकंड में निकलेगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।